इत्तलात पहले 28 की थी, फिर 31 की हो गई कि मजमूई तौर पे 31 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए। ज़रा ये समझा दीजिए कि ड्रोन्स जब उड़ते हैं कितनी बुलंदी पे होते हैं, और जो डिफेंस सिस्टम होता है क्या उसको फाल करके इनको निशाना बनाया जाता है, या फिर छोटे ड्रोन्स के ऊपर एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव नहीं किया जाता बल्कि सिग्नल्स को जैम करके निचली सतह तक ला के ट्रैक करके फिर उन्हें गिराया जाता है? देखिए, ड्रोन्स जो है वो बहुत टाइप के इस वक्त दुनिया में आ चुके हैं, और ड्रोन्स जितनी भी मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया, दोनों के पास जो ड्रोन्स हैं वो बड़े ड्रोन्स भी हैं, छोटे ड्रोन्स भी हैं, और स्वॉर्मिंग वाले भी हैं, कामिकाजी भी हैं, सर्वेलेंस वाले भी हैं, टारगेटिंग वाले भी हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो इनके ऊपर वेपन लग सकता है, मिसाइल लग सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे लॉइटरिंग कर सकते हैं 24 घंटे तक, और ऐसे भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, रडार्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह हमने देखा हेरॉन्स और हार्पी टाइप ड्रोन्स जो हैं ये आपके रडार्स और के अगेंस्ट उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो बड़ी तरह के ड्रोन्स मौजूद हैं दोनों तरफ। सो ड्रोन की एक कैपेबिलिटी जो है वो एक आप कह लें फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी इस वक्त है मौजूद, और इनको बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है फॉर एयर ऑपरेशंस। जितनी भी अभी भी मॉडर्न जंगें हुई हैं उनमें ड्रोन का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ है। उसके दो फायदे होते हैं। एक पहला फायदा तो ये होता है कि इनकी कॉस्ट जो है वो एज कम्पेयर टू द जितने भी मॉडर्न और अच्छे इफेक्टिव मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 4th जनरेशन और 4.5 और इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हंड्रेड्स मिलियन तक एक जहाज की कॉस्ट होती है, जो कि इस वक्त एक मैन्ड एयरक्राफ्ट मॉडर्न जो फ्लाई कर रहा है, जिसमें F-35 भी है। इवन राफेल की कॉस्ट जो है वो इट इज़ एज 80 मिलियन, और सिमिलरली जो जितने भी अच्छे जहाज हैं उनकी 40 मिलियन से ऊपर ही कॉस्ट है। जबकि ड्रोन जो है वो बहुत इसके मुकाबले में 1-2 मिलियन से भी कम के ड्रोन मिलते हैं, और बड़े बड़े इफेक्टिव ड्रोन होते हैं। उनकी जो फायर पावर होती है वो कभी कभार बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अगर अपना तौर पे वो किसी तरह क्रैश हो जाए या वो मारे जाएं तो उनका वो नुकसान नहीं होता जो कि एक रेगुलर जहाज का होता है। दूसरी ये कि आप इनको एक्सेसिवली इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स और डिफरेंट रोल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो काम जो कि एक मैन जहाज करता है, उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम में आप एक ड्रोन को या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सलाहियत बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त। ये तो समझ में आ गई। भारत ने जो आज ड्रोन इस्तेमाल किए हैं वो ड्रोन कौन से थे? क्या उस पर मिसाइल फिट हो सकता था, या उन ड्रोन्स पे कोई ऐसा वेपन लग सकता था? क्योंकि जो लाहौर में एक ड्रोन गिरा जिसके हवाले से ISPR में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें थीं, इशारा दिया गया कि उसका जो धमाका था वो इतना खौफनाक था, उससे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तो क्या वो ड्रोन कोई ख़ास ड्रोन थे, या वो ड्रोन थे जिसमें मिसाइल या कोई और वेपन लग सकते हैं? देखिए, जो इजराइल के ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल किए जो ज़्यादातर नज़र आए वो हैरोप थे, लेकिन एक और ड्रोन है हार्पी। ये हैरोप और हार्पी दोनों को इस्तेमाल करते हैं, और इन कॉम्बिनेशन भी इन दोनों ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों ड्रोन के साइजेस कंपैरेटिवली छोटे हैं। हैरोप थोड़ा सा बड़ा ड्रोन है जो आपको ज़्यादातर नज़र भी आया टेलीविजन पे, और हार्पी उससे भी छोटा ड्रोन है। ये ड्रोन ज़्यादातर एयर डिफेंस के जितने रेडार्स लगे होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के लगे हुए हैं ऑल अलोंग द बॉर्डर, उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लॉयटर भी करते हैं, और फिर ये जाके एक किस्म के कामिकाजी रोल में इन रडार्स को डिस्ट्रॉय करते हैं आफ्टर पिकिंग अप देयर एमिशंस। तो ये सेंसर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं ये जो ड्रोन्स आज हमने देखे काफ़ी सारे, और इनका मकसद यही होता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाए जो कि एक एयरफोर्स की या एक मुल्क की आइज़ और होती हैं। तो उन आइज़ को ब्लाइंड किया जाए, और फिर सब्सिक्वेंटली एक इफेक्टिव तरीके से एयरफोर्स की और एम्प्लॉयमेंट की जाए और उसकी टारगेटिंग की जाए। तो जो आज भी ड्रोन्स नज़र आए उनमें ये है कि ये एक्सप्लोसिव कैरी कर सकते हैं,
और इनमें जो हैरोप है इसमें तकरीबन मेरे अपने ज़ाती अंदाजे के मुताबिक 200 से 300 तक केजी जो है वॉरहेड कम से कम आ सकता है, हो सकता है 400 तक भी आता हो। तो इसमें एक्सप्लोजन होता है, मतलब जो हैरोप जितने भी ड्रोन्स आपको नजर आए टेलीविजन पे और जो तबाह भी हुए थे, ये ज्यादातर जहाँ पे जाके लगे भी हैं, अगर आपने देखा हो तो डैमेज हुआ है उधर, लेकिन ये कि वो एक्सप्लोजन नहीं होता जो कि किसी एक जहाज से जो बॉम्ब निकलता है या जहाज से जो बड़े मिसाइल निकलते हैं, या दूसरी तरफ जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, उनकी वेट कैरिंग कैपेसिटी या एक्सप्लोसिव कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट इन हैरोप वाले जो ड्रोन्स थे, इनमें एक्सप्लोसिव कैरिंग कैपेबिलिटी होती है और वो एक्सप्लोसिव के साथ आपके अगेंस्ट इंडिया ने इस्तेमाल भी किए। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ और समझाइए, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डिटेक्ट करने में, इंटरसेप्ट करने में आसानी होती है या एयर टू सरफेस में? और अगर सरफेस टू सरफेस में है तो एयर टू सरफेस वाला जो माहौल है उसमें फिर क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखें जी, जो रेडार्स होते हैं ना, नॉर्मल रेडार्स, वो बने होते हैं एक जहाज को पिक करने के लिए या जहाज की तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो जिनका क्रॉस सेक्शन जरा बड़ा होता है। इसी तरह जो स्टेल्थ वाले जहाज होते हैं उनको एक नॉर्मल रेडार, कन्वेंशनल रेडार पिक नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है या उसके फ्रेम को इस तरह से बनाया जाता है और उसके ऊपर कोटिंग भी इस तरह से होती है कि जो रेडार की एमिशंस उन्हें आके लगती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि या तो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस वजह से वो जहाज विजिबल नहीं होता। इसी तरह ये जो ड्रोन्स होते हैं या ये जो मिसाइल्स होते हैं, चाहे वो सरफेस टू सरफेस हो या एयर टू सरफेस हो, इनका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है और इसको पिक करना एक आम रेडार के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास, हमारे एयर डिफेंस में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम इन मिसाइल्स को, इन ड्रोन्स को, इन स्लो स्पीड टारगेट्स को बहुत इफेक्टिवली पिक कर सकते हैं और इतनी रेंजेस से पिक कर सकते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उस पर रिएक्ट करे और उनको न्यूट्रलाइज करे और उन्हें तबाह कर सके। पाकिस्तान को अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? ये आज आपने भारतीय मीडिया सारा देखा होगा, सुना होगा, अब तक उन्होंने हमारे कई जहाज़ भी गिरा दिए हैं, उन्होंने हमारे कई ड्रोन भी गिरा दिए हैं, उनके बस में नहीं, बस फिल्म का आखिरी हिस्सा रह गया उनका, लास्ट में होता है ना जो जिस पे सिर्फ एक्टर्स वगैरह के नाम आते हैं, उनकी फिल्म का आखिरी हिस्सा वही रह गया। तो क्या आप समझते हैं कि इतना आसान है जितना भारतीय मीडिया दिखा रहा है और इस तरह दिखा रहा है जिस तरह सेकेंडों में ये सारा काम हो रहा है? देखिए जी, ये आपके ख्याल में शायद आखिरी हिस्सा रह गया और मेरा ख्याल में तो अभी शुरू हुई है। वो कहते हैं ना कि पार्टी अभी शुरू हुई है और अभी तो बड़ा नहीं, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। पार्टी तो वाकई अभी शुरू हुई है, इंशाल्लाह आज रात को शुरू होगी। तो देखें, ये जो इनके पास जो कैपेबिलिटीज थी वो उन्होंने अपनी एक्सपोज भी की और वो हमारे सामने भी एक्सपोज हुई। आपने कहा कि इन्होंने हमारे जहाज भी गिरा दिए। अभी देखें, बहुत सारी फेक न्यूज़, जिस तरह आपको भी पता है कि जब भी इस तरह की वॉर वाली कंडीशन होती है तो जो सच्चाई होती है वो सबसे पहली कैजुअलिटी वही होती है। ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। तो इस वक्त जो बहुत सारा एक हाइपरनेस नजर आ रही है आपको और दोनों तरफ में नजर आ रही है और काफी सारा हिस्टीरिया जो एक क्रिएट हुआ है, तो उसमें हकीकत कुछ और है। हमारा कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी भी, हमारे जवानों की, हमारे एयरफोर्स और जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनकी और हमारी लीडरशिप की, कि हम अपना फोकस लूज ना करें और हम इस चीज पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे जरूर एक निगाह रखें और ये भी ज़हन में रखें कि इंडिया का एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जो मुझे बहुत इरैशनल नजर आ रहा है। और इस चीज को भी हम मद्देनजर रखें कि वो तमाम जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं और वीक एरियाज हैं उनको हम कम से कम, उन गैप्स को हम क्लोज करें और जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम जरूर करें। सो ये जो है, ये एक इतनी छोटी चीज होती नहीं है जब ये